जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले कलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी आज सुबह और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपके लिए किरण की बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट हम शुरुआत करेंगे। आज ये हमारा पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा। जो मैं रूटीन में आपको क्लासेज करवाता हूं वहां से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा और मैंने आपके लगभग लगभग मोस्टली चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अर्थमेटिक में आपका सिर्फ एक एवरेज का रहता है, उसके अलावा मैंने ट्रिग्नोमेट्री एडवांस का करवा दिया है। 3 टॉपिक बचते हैं आपके, एक जियोमेट्री रहता है, एक रहता है आपका मेंसुरेशन और एक रहता है अलजेब्रा। ये 3 टॉपिक रहते हैं एडवांस मैथ के, इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। लेकिन आप ये मत समझो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो मैंने आपको करवाया है ना 38-39 दिनों में, जो मैंने क्लासेज आपको दी है, आपका बेस मैंने तैयार कर दिया है। आप जब इस क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करोगे ना इस बुक से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपने जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें, और मैं बहुत जल्द इसको कंप्लीट करवा दूंगा। 10 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवा दूं। आपने वो जो मैंने वो बुक बताई थी उसमें से प्रैक्टिस करनी है, वो आपको अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर करवा देगी। और इसके बाद सिर्फ ये करनी है आपके पास जो दिन बचे हुए हैं उसमें 20-22 दिनों में आप ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके पूरे नंबर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट पहले नंबर का है और आपका इसमें रहेगा पेज नंबर है 26, जिसमें आपके मैथ का पोर्शन रहता है। 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू है और 55 नंबर क्वेश्चन पे आप खत्म हो जाते हैं 15 क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं साथ ही साथ में रीजनिंग भी करवाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो 41 नंबर। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है। देखो एक प्लेटफॉर्म है 1600 मीटर लंबा और इसको 4 मिनट में पार कर लेता है। किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल बतानी है। ये तो है दूरी, इसको पार करता है। ये है उसका क्या है, 4 मिनट में पार कर लेता है। ये है समय। मैंने क्वेश्चन करवाया था किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी हम स्पीड को बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर क्या है, मीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड लिखेंगे नीचे। तो 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इसको 60 से गुणा कर लेना इस तरीके से। अब इसको टोटल क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी चाल, इसको 18/5 से गुणा कर देना और आसानी से आप आंसर निकाल दोगे। 0 से 0 और इसको काट लेना, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 0 और ये हो जाएगा आपका 6 तिये 18 और 5 आठे 40 और 8 तिया 24। 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% का डिस्काउंट देने के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, कॉस्ट प्राइस कितना है कुर्सी का, 640 रुपए है। ये तो बताना क्या है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने करवाया था, लाभ प्रतिशत क्या होगा हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य मान लेते हैं x है। इस अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो अब उसका मूल्य 90% रह जाएगा, जो कि कितने रुपए में बेचता है, वो 720 रुपए में बेच देता है। इस तरीके से अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर 720 रुपए में बेच दी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य निकाल देंगे 720 और गुणा में ऊपर आ जाएगा 100 और बटे में 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 8 72, 800 रुपए क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा, अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, देखो 640 रुपए में उसने खरीदी है, ठीक है, कुर्सी खरीदी 640 रुपए में और वो बेच देता है उसे अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपए। तो कितने रुपए का उसे जो है बताना है, लाभ होगा। 640 रुपए की चीज है, 800 रुपए में बेच दी तो 160 रुपए का प्रॉफिट लिया है उसने। कितने रुपए पर, 640 रुपए पर। लाभ और हानि मैंने क्या बताया था, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो 160 रुपए का लाभ लिया है 640 रुपए पर। कितने प्रतिशत है, गुणा में 100 कर देना, 16 चौका 64 और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहां से उसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25% का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और नए क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जरा ध्यान से करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इसकी जो है ना पीडीएफ इस बुक की मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, साथ ही साथ में पीडीएफ डाल दूंगा प्रैक्टिस मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 की, साथ ही साथ वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 43, 112 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है
उस एक बेलन के रूप में डाल दिया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब मैं मेंसुरेशन करवाऊंगा ना उस दूसरी बुक से, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझोगे तो समझ में आएगा। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको इन फार्मूलों को याद रखना है मेंसुरेशन में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई लेना है 22/7, आर आपको पता है 35, एच नहीं पता। एच अगर पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। एच कहां से पता चलेगा, इसका जो वॉल्यूम है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिघलाकर अगर इसको हम बेलन के आकार में दे देते हैं तो इसके वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों वॉल्यूम बराबर रहेंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है LBH इज इक्वल टू बेलन का जो वॉल्यूम आएगा आयतन हो जाए पाई आर स्क्वायर एच। यहां से LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसको गुणा करेंगे 112 44 25 इसके बराबर 22/7 लेना है पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है बेलन का 35, तो 35 गुणा में 35 इंटू में एच, यहां से आपकी हाइट आ जाएगी। देखो 22 से काट देना, ये कट जाएगा 22 दूनी 44, 5 से काटना 5 5 25, 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 7 35, 7 से इसको काट देना, 7 एकम 7, 7 से 42, 16 दूनी 32, 32 सेंटीमीटर हाइट आ जाती है, तो इसको यहां रखना है और आंसर आ जाएगा, इसको कर देना 32, इसको काटेंगे तो 7 5 35, 22 2 5 और 32 को गुणा कर देना तो कितना कितना आंसर आ जाएगा, 7040 आंसर आ जाएगा इसका, 7040, इसको गुणा करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 1 सेकंड में हल हो जाएगा। देखो कैसे, ये दे रखा है 83 के बराबर, तो ये बताना है ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं k के बराबर है, तो हमें a-1/a चाहिए है। यहां से जब ये इसके के बराबर दे रखा है तो क्या करेंगे, इस k में से क्या करना है, 2 माइनस करना है और इसका अंडर रूट करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्म में दे रखा है, अब इसका आंसर भी इसी तरीके से निकालना है, हमें माइनस का चाहिए यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 83 में से 2 माइनस कर देना और इसका अंडर रूट कर देना, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 81 और अंडर रूट और इसको सोल्व कर देना तो क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, देखो भाई अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो ये मानो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। देखो 36 मीटर कपड़ा, यहाँ पर पटुआ जूट दे रखा है तो मैं कपड़ा मान लेता हूँ, 36 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, लाभ ले लेता है, तो बताना है उसने उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ बताना है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां पर दे रखा है 36 मीटर, देखो 36 मीटर कपड़े को बेचने पर सेलिंग प्राइस, 36 मीटर कपड़े को बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान से समझना है सवाल को, लाभ कब होता है, जैसे ये मार्कर है, ये मैंने 20 रुपए में खरीदा और इसको 30 रुपए में बेच दिया, तो तब लाभ होगा 10 रुपए का, तो 30 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहां क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लीजिए 20 रुपए का था और मैंने 30 रुपए में बेचा था, तब जाकर इसका पता चलेगा कि वो 10 रुपए का लाभ लेता है, इसका मतलब ये है। तो आपने इस तरीके से लिखना है, जब लाभ होता है एसपी में से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में फिट कर देना है, 36 लिखना है, 36 सेलिंग प्राइस माइनस 36 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, बस अब यहां से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 12 एसपी को इधर ले आएंगे तो 36 में से 12 गया कितना, 24 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहां पर 36 है तो इस तरफ ले जाएंगे इसको, ये हो जाएगा 36 कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 36 बटे में 24, 12 से काट देना, 12 या 36 और 12 दूनी 24। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 रुपए में वो खरीदा है कपड़ा और 3 रुपए में उसने बेच दिया, 1 रुपए का लाभ लिया है, कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं लाभ और हानि, तो 2 रुपए पर लिया है, कितने प्रतिशत है, इसको गुणा कर देना 100 से, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 50% का उसने प्रॉफिट लिया है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे मान ले मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये तो टाइप ये बन गया, ये आपका एडवांस लेवल का टाइप है। एक सिंपल सवाल आएगा, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, लाभ और हानि पूछ लेता है,
तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे हमने सोल्व करके लेकर आए ना इसको, यहां से क्वेश्चन दे दिया उसने। अब इसमें करना कुछ नहीं होता, सीपी यहाँ रखेंगे, एसपी यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू 15/12, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी कि 5 रुपए की चीज 4 रुपए में वो बेच रहा है तो 1 रुपए का लाभ लेता है, 5 रुपए पर कितने परसेंट का, यहाँ पर 20% का क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए में खरीदी थी, 4 रुपए में वो बेच दी, 1 रुपए का उसने हानि हुई है, 1 रुपए की हानि कॉस्ट प्राइस पर 5 पर, इस तरीके से निकाल देते हैं। समझे बात को? ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से निकालना है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा कर दे रखा है, आपने ये स्टेटमेंट यहां से जैसे क्वेश्चन सोल्व किया ना, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा हानि कब होती है और लाभ कब होता है। लाभ के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, हानि के केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें तो इतने इंपॉर्टेंट सवाल दे रखे, एक भी सवाल छोड़ने का नहीं है, सारे मजा आता है करने में। देखो 2760 रुपए की धनराशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं, तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करनी है। जब भी मिश्र धन बराबर दे रखा हो उस कंडीशन में आपने ये चीज अप्लाई करनी है, 1/100 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 1, यानी कि 2 वर्ष, दूसरे साल का टाइम 2 यहां लिख देना, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए आर कितनी है 5, तो 5 गुणा में टाइम पहला कितना है 2 वर्ष के लिए, तो 5 दूनी ये कितना हो जाएगा 10, 10 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना 1/110 अनुपात, यहां से इसको सोल्व करेंगे, आर 5% है और टाइम कितना है 4 वर्ष, 5 का 20 और 20 को इसमें ऐड करेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 120, रेशियो ले लेंगे इस तरीके से, तो यहां से हम क्या कर लेना, क्रॉस में गुणा कर देना ऐसे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 12 और रेशियो 11। ये है आपका पहला भाग और ये है आपका दूसरा भाग। पूछ क्या रखा है सवाल में, दूसरे भाग की राशि क्या होगी। देखो टोटल मिलाकर कितनी है, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 23 रुपए बनती है धनराशि दोनों को मिलाकर, और दे रखा है सवाल में कितना है 2760। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 से कम 23, बचेगा 4, उतारा 6, 23 दूनी 46, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 120 है। तो हम दूसरा भाग निकालेंगे, तो दूसरा भाग का रेशो कितना है 11, इसको 120 गुणा कर देना तो 1320 रुपए आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, इस तरीके से आपने निकाल देना है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा एक सवाल में कंडीशन और आ सकती है, जब साधारण ब्याज कह देगा बराबर होगा, यहाँ तो मिश्र धन बराबर है, मिश्र धन में क्या होता है मूलधन भी और ब्याज भी दोनों इंक्लूड होते हैं, जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन वो आपको जब दे देगा, जब साधारण ब्याज बराबर दे देगा सेम कंडीशन में, तब आपने क्या करना है, यहाँ पर 100 नहीं करना, बस ऐड यहाँ पर लिखेंगे R1T1 और इस तरीके से रेशियो बना देंगे R1 और यहाँ पर T2। आर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे रखी है तो यहाँ पर R1 R2 इस तरीके से गुणा कर लेना, समझ में आ गया होगा आपको। जब साधारण ब्याज देता है तो ये रेशियो बनेगा राशि का बराबर बराबर, और ये बनेगा मिश्र धन जब बराबर दे रखा है तो इस तरीके से राशि विभाजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, देखो रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है, यदि प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या बन जाता है 35:40 बन जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताना है, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 7 35, 5 8 40। पहले रवि का वेतन 4 था, अब 7 हो गया, इसका मतलब 3 रुपए बढ़ गया। पहले सुमित का वेतन 5 था और 8 रुपए हो जाता है, तो इसका मतलब 3 रुपए बढ़ गया। दोनों का वेतन बराबर बराबर बढ़ रहा है ना, इसका भी वेतन 3 रुपए, इसका भी वेतन, और सवाल में भी यही दे रखा है कि उनका वेतन में प्रत्येक में 6000 की वृद्धि होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 6000 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2000। सुमित का वेतन बताना है, बढ़ा हुआ वेतन का है अनुपात है 8, तो इसको भी क्या कर देना 2000 से गुणा कर देना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 16000। देखो कितनी आसानी से निकाल लिया। जो इसमें सॉल्यूशन दे रखा है ना, बस ये दिक्कत है कि उसका सॉल्यूशन थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से है, ठीक है ना, इस तरीके से आपने हल कर देना है। 48वां क्वेश्चन है, tan थीटा कोट थीटा 5 के बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा। देखो यहां पर दे रखा है tan, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, tan थीटा और कोट थीटा किसके बराबर है 5 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर। tan थीटा क्या होता है 1/कोट होता है, तो यहां पर इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं
1 बटा कोट थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो इस प्रकार टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 23 के बराबर। अब देखो सवाल में पूछ रखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो आपको वैल्यू पता चल गई, ये हो जाएगा 23 प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री क्या होता है, इसका मान होता है √3, आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब टेन स्क्वायर की बात करता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो √3 का स्क्वायर करना है हमने, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनटू में आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6, 23 प्लस में कितना हो जाएगा, एक बार को 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 इंटू √3, 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 23 आएगा, ये मैंने गलती से 26 लिख दिया। 23 प्लस में 3 दूनी 6, डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा, 29 इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। देखो कितने दिन में काम होगा, यहां से इसको एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा एलसीएम 60, 10 छिका 60, 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 30 दूनी 60, ये आ जाएगी अक्षमता। मैंने क्या करवाया था, कुल काम है 60 टेबल बनाने का, पी अकेला एक दिन में 6 टेबल बनाता है, क्यू बनाता है 3 और ये बनाता है 2। अब देखो पी काम में लगा रहेगा, पी करेगा काम पहले दिन, पी बनाता है 6 टेबल प्लस इसके साथ शुरुआत कौन करता है, इसके शुरुआत करता है क्यू, पहले नंबर पर क्यू इसके साथ काम करेगा, क्यू एक दिन में 3 टेबल बना देता है, तो दोनों मिलकर कितनी टेबल बना दी इन्होंने, 9 टेबल बना दी। फिर दूसरे दिन, ये है पहला दिन, ठीक है, दूसरे दिन फिर कौन आएगा पी के साथ, पी के साथ आर काम करेगा और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, देखो एक दिन में पी बनाता है 6 टेबल और आर कितनी बनाता है 2 टेबल, यहां से 8 टेबल बन गई। इसी प्रकार ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, इसके बाद फिर क्यू आ जाएगा, देखो ठीक है, यानी कि एक नंबर पर तो आता है क्यू के साथ, फिर आता है दूसरे नंबर पर आर और तीसरे नंबर पर फिर क्या, देखो ओड नंबर जहां पर भी आता है ना विषम, वहां पर क्यू साथ में होता है। तो इसका मतलब ये है कुल 2 दिन में कितनी टेबल बनी है, 2 दिन में टेबल बनी है, पहले दिन 9, दूसरे दिन फिर 8, 8 9 जोड़ेंगे तो 17 टेबल आपकी बन चुकी है, ठीक है, 17 टेबल कंप्लीट होगी। बनानी कितनी है 60, तो इसके नजदीक गुणा करो इसको, तो 17 तिया 51, तो हम इसको भी गुणा करेंगे 3 से और इसको भी 3 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 51 टेबल बन चुकी हैं कितने दिन में, 3 दूनी 6 दिन में, 6 दिन में 51 टेबल बन गई। अब 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन कौन आएगा, देखो 7 नंबर क्या होता है विषम संख्या और विषम पर कौन आता है, पी के साथ क्यू आता है, यानी कि पी जब बनाता है 6 टेबल और क्यू बनाता है 3 टेबल, 9 टेबल बना देते हैं, तो यानी कि जब 7वां दिन आएगा ना, अगले दिन क्यू काम करेगा पी के साथ और 9 टेबल बना देगा और काम कितना हो जाएगा 60 टेबल बनाने का था, जो कि कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। और कितने दिन यहाँ पर लगे हैं, कुल 7 दिन का समय लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी से बड़ी की बात करता है तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्ग तक निकालना होता है, एचसीएफ, ठीक है। 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7 शेष बचना चाहिए, इसमें 12 शेष बचना चाहिए, इसमें से 2 शेष बचना चाहिए। जो शेष बचना चाहिए ना, तो इसको यहां से एक बार माइनस कर लेते हैं। 398 को अगर उसी संख्या से विभाजित करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या से, तो 7 शेष बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये 7 माइनस करेंगे 391, यहां से 12 माइनस ये, इसमें से 2 माइनस ये बचेगा आपके पास। अब करना क्या है, एचसीएफ निकालना है, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। 391 एकम 391 बचेगा 34, फिर यहाँ से 391 को यहाँ पर भागफल ले लेंगे, यहाँ पर भाज्य ले लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 34 एकम 34 बचेगा 5, उतारा 1, 34 एकम 34, यहाँ पर 17, फिर 34 को यहाँ पर ले लेंगे और 17 दूनी 34, 17 एचसीएफ आ जाएगा। यही वो संख्या है जब 398 को 17 से विभाजित किया जाएगा तो 7 शेष देगी और इस संख्या को डिवाइड किया जाएगा तो 12 शेष देगी और इसमें आपका 2 शेष देगी। ये हो जाएगा सवाल करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 51, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका औसत क्या होता है, जब हम जोड़कर दो संख्याओं को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 संख्याएं होती है तो 3 से, तो औसत आ जाता है कितना 13। तो इसका मतलब ए प्लस बी का जो योग आएगा ना वो कितना आ जाएगा 26। और आगे क्या रखा है, उनके गुणनफल यानी कि a इंटू बी का जो गुणनफल है ना और इनका जो वर्ग है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो अगर आप आसानी से अगर संख्याओं को निकाल पाओ
तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ऐसी दो संख्याएं जिनका योग करें तो 26 आए, और यहां से हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और उनको गुणा कर दे तो क्या हो जाए 144। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक पहाड़े याद है ना, तो इन सवालों को आप बगैर किसी फार्मूले के यूज कर सकते हो। जैसे 144 कब आएगा, जब दो संख्याओं को गुणा करेंगे। इतनी बड़ी संख्याएं तो है नहीं, होंगी तो छोटी संख्या है वो। जैसे मानकर चलो 16 निमा कितना होता है, 144 होता है। अब नो देखेंगे कि भाई इनका योग 26 बनता है, नहीं बनता, इसका मतलब ये संख्याएं नहीं हो सकती। एक होता है 18 8 144, इसका मतलब दो संख्याएं कौन सी हैं, 18 और 8 44 है, तो इसका मतलब इनका योग करेंगे तो 8 18 में जोड़ेंगे तो 26, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो इसका मतलब वो दो संख्याएं हमें पता चल गई, ये है आपकी 18 और एक है 8। ठीक है, इस तरीके से। और बताना क्या है सवाल में, उनका अंतर क्या होगा, संख्याओं के बीच का अंतर। एक संख्या 18 है, दूसरी 8 है, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 10। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना था, 46 था भाई। ठीक है, बाद में पता चला कि एक प्रक्षेपण को 142 लिखना चाहिए था, लेकिन कितना लिख दिया, उसे 42 लिख दिया। कितना कम लिख दिया, 100 कम लिख दिया, यानी कि 100 इसमें ऐड होना चाहिए था जब संख्याओं का योग किया। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो क्या हो गया, ये जो 100 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, इसका औसत क्या हो जाएगा, 10 प्रक्षेपण थे, तो हमें पता चल जाएगा कि 10 औसत कम आया है। क्यों कम आया है 10 औसत, क्योंकि 142 की बजाय गलती से 42 लिखा गया है। ठीक है, जब ऐड किया गया होगा तो यहाँ पर 100 छोड़ दिया है, 100 कम आया है, तो 100 को हम डिवाइड कर देंगे जितनी संख्याएं हैं, 10 औसत कम आया है, तो आना कितना चाहिए था, 10 इसमें जोड़ देना, 56 आंसर आ जाएगा। और यही सवाल में पूछ रखा है कि सही औसत क्या है, 56। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ये आपको एग्जाम में अगर आ गया ना, तो ये आपको अच्छा खासा परेशान कर सकता है। क्योंकि देखो, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 माही सुना होगा, हर 6 महीने में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, हर 10 महीने में कैलकुलेट किया जाता है। दर 12%, समय डाइवर्स है, मिश्र धन है 9,982 रुपये 50 पैसे, मूलधन बताना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज हर 10 महीने में कैलकुलेट किया जाता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आर बटे में 12, और महीने का मतलब है आपका कितने महीने में कैलकुलेट किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, 10 महीने में। तो यहां से आर कितनी है, आर हम लिखेंगे ऊपर 12% और बटे में लिखेंगे 12, और कितने महीने में कैलकुलेट होता है, 10 महीने में। तो यहां से जो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी वो बनेगी 10%। समय कैसे निकालेंगे, समय देखो, 2 साल में 12 दूनी 24 महीने होते हैं, और 6 महीने और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, कुल 30 महीने हो जाएंगे। हर 10 महीने में कैलकुलेट होता है, तो 3 बार कैलकुलेट होगा, इससे 10 से डिवाइड कर देना, इसको 3 वर्ष भी आप मान लेना। ठीक है, इस तरीके से आपने अब मान लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 3 साल के हिसाब से निकाल देंगे। तरीका आपको पता है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। 10 रुपए ये तो होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, 10 रुपए ये है चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपया, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद मिश्र धन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। दूसरे साल फिर 10 से 11, क्योंकि यहाँ पर समय 3 बार है ना, तो 3 बार गुणा करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। मिश्र धन कितना है, 1331, जो कि कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9,982 रुपये 50 पैसे दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1331। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो गुणा में कर देना 1000, और बटे में करेंगे पॉइंट हटाने के लिए 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और ये आपका 11 से कटता हुआ चलेगा, और डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा लास्ट में, 7500। ये हो जाएगा मूलधन। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 54, ये डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ये संख्या है ना, यहाँ पर x और y है, ये 72 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। 72 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 नियम 72, वो 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, टेलीग्राम पर मैंने डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो डाली थी, उसको देख लेना। देखो, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 7 और y, तो 8 से डिवाइड होने चाहिए, इसका मतलब 8 एकम 8, उतारा 7, नहीं यहाँ पर 0 चढ़ा देंगे ऊपर, फिर ये उतार दिया y। अब यहाँ पर क्या संख्या आनी चाहिए कि पूरा डिवाइड हो जाए, तो 8 निमा 72, यहाँ पर 2 आना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 2। x की कैसे निकालेंगे, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल से x की वैल्यू आएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। इन संख्या के अंकों का योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 48। इनको जोड़ के देखना सभी को,
आ जाएगा कितना 48। यहाँ पर y का 2 रखना है आपने, ठीक है, ये ऐड कर देना इसमें, अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 48, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब 9 छिका चम्मन होता है, तो 9 छिका चम्मन, तो 48 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि चम्मन आ जाए, 6 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है 6, तो यहाँ रखेंगे 6, 6 7 42 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसका अंडरूट, इसको सोल्व कर लेना 36 अंडरूट और आंसर कितना जाएगा 6। ये लास्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 साल में 13,200 हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है, और 8 साल में कितना हो जाता है 16,400 हो जाता है, 8 साल में टोटल, यहां से यहां 8 साल में, इसका मतलब ये 4 साल में जब इतना हुआ तो अगले 4 साल में 16,400 हुआ है, इसका मतलब ये है, और यहां से इसका डिफरेंस ले लेना, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3200, ये आ जाएगा साधारण ब्याज। इसका मतलब क्या है, ये जो राशि है ना पी, इस ये राशि में ब्याज इंक्लूड हुआ है 3200, तब जाकर ये क्या बन गया मिश्र धन बन गया 3200, तो इसमें से हम ब्याज माइनस कर देंगे, ये ब्याज माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा राशि, ये बच जाएगी 10,000। इसका मतलब यहां से आपने मूलधन निकाल लिया, और सवाल में पूछ रखा है कि उसी धनराशि पर 10% दर से 3/1/5 साल में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, 10,000 रुपए की राशि मूलधन गुणा में दर 10% गुणा में समय, समय को 3 5 15 और 1 16/5 और गुणा में 100, 0 से 0 दोनों कैंसिल, 5 दूनी 10 16 दूनी 32, तो आ जाएगा साधारण ब्याज, ये आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छे सवाल थे भाई, आज तो जितने भी हमने सवाल किए ना सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे। अब हम करते हैं रीजनिंग का पोर्शन, आपका रहेगा पेज नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग की भी। देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखो, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उसका संख्या का चयन करना है जो इसके स्थान पर आएगी प्रश्नवाचक के। देखो यहाँ पर दो लॉजिक लग सकते हैं आपके, यहाँ से आपने देखना है, अगर 13 और 17 को जोड़ दें इस टाइप से वर्टिकली तो हम क्या पाते हैं, इनको जोड़ने से आपका 30 आता है, 17 और 13। इसी प्रकार 26 और 16 को जोड़ देते हैं तो 42 आता है, तो आपने क्या करना है 39 को और 15 को ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐड करने पर ये प्राप्त होता है हमें बीच वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। यहाँ पर दूसरा लॉजिक भी लग सकता है, हॉरिजॉन्टली हम ट्राई करके देखते हैं। देखो 17 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5 12 और ये 32 और इसका आधा करेंगे तो कितना आता है 16, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या आ गई 16। इसी प्रकार ऊपर देखेंगे, क्या इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या 26 आता है, 13 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12 और एक कैरी ले लिया, 3 और 1 4 और 1 5, 52 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो बिल्कुल यहां से इनको जोड़कर आधा कर दिया तो 16, इनको जोड़कर आधा कर दिया तो 26, इसका मतलब 30 को यहां पर मान लेते कोई संख्या x है, तो 30 में x जोड़ने के बाद अगर इसको आधा करेंगे तो 42 आना चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 30x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 84, ठीक है। इस तरीके से यहां से 30 प्लस है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 84 माइनस 30 यानी कि 54। किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हो इस सवाल को, मैंने दो लॉजिक बता दिए हैं आपको, दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर बताना है कि क्या आना है चाहिए। इस तरीके से ये दे रखा है SKHPM, इसके लिए आपको पता है क्या है, ABCD जो अल्फाबेट है ना आपके जेड तक, इनका नंबर याद कर लेना आपको। जैसे ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये 26 नंबर पर, इस तरीके से आपने याद कर लिए ना, तो इस टाइप के सवालों में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये संख्या दे रखी थी, आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। देखो SKH है तो S को यहाँ पर P लिख दिया, यानी कि 3 कम कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद P से M पर गया है तो 3 अंक यहाँ पर पीछे चला गया, फिर 3 पीछे, फिर 3 पीछे, तो J के बाद हम 3 बैक लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा G आ जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर K के बाद M आया है, LM यहाँ पर आ जाएगा M के बाद NO, फिर P छोड़ देंगे Q, R छोड़ देंगे फिर S, इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर 2 ऐड करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पर, यहां से देखो EFGH, ये बिल्कुल सीरीज में है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए D आना चाहिए, DEFGH, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो 32 है, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका GSD, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें से आपने असंगत का चयन करना है, यानी कि जो सबसे अलग है। यहाँ पर देखो HIJ बिल्कुल सीरीज में आते हैं, QRS भी सीरीज में आते हैं, DEF भी सीरीज में आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था MNOP, बिल्कुल ये आना चाहिए था, यहाँ पर MNO आना चाहिए था, लेकिन ये कर दिया इसने
NMP, ये बिल्कुल असंगत हो जाएगा। ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, इसका मतलब ये असंगत हो जाएगा। 33 नंबर का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये दाया है और ये बाया है, इसको बैठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। कैसे करेंगे देखो, आपने जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ना, लास्ट से स्टेटमेंट उठानी है। जैसे इसमें पूछ रखा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है, इससे पहले आपका रहेगा एच सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो ई जो है वो जी के बाईं और तीसरे स्थान पर, जी एक सिरे पर बैठा है। यहां से क्वेश्चन को उठाएंगे, जी एक सिरे पर बैठा है, जी यहां पर भी हो सकता है जी, ठीक, और यहां पर भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा जी कहां पर है, ये स्टेटमेंट आपको यहां से पता चलेगी। एफ जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है, जी यहां पर भी है और यहां पर भी, कहीं भी हो सकता है, और इसके बीच में जो बैठा है ना वो एफ बैठा है डी और जी के बीच में। अब यहां देखेंगे, आगे पढ़ो इसको, ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब ई जो है वो जी के बाईं ओर है, ई जो है जी के बाईं ओर है, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा जी यहां पर नहीं है, यहां पर बैठेगा जी, बिल्कुल ये आ जाएगा जी। और ये देखो एफ डी और जी के बीच में बैठा है, तो एफ यहां बैठेगा और डी यहां पर बैठेगा। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठेगा, और ई कहां पर बैठा है, ई जी के बाईं और तीसरे, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, उत्तर की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो 1 2 3 यहां पर बैठेगा ई। 4 तो बैठ गए, अब 4 और बैठाने, 4 कैसे बैठाएंगे देखो, एच सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, एच सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, यानी कि सी का बायां और ये बनेगा, सी यहां पर कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है, तो हम इसको यहां पर ले लेते हैं, एक बार देखते हैं। यहां पर सी बैठाकर, यहां पर सी हमने बैठा दिया, सी के बाईं और एच जो है सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, एच सी के बाईं और तीसरा स्थान हो जाएगा 1 2 3, तो यहां पर बैठेगा एच, इस तरीके से ये एच बैठा दिया। स्टेटमेंट पढ़ो फिर, बी जो है वो एच और ए के बीच में बैठा है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, तो यहां पर बैठेगा वो बी, बी यहां पर बैठेगा बीच में, एच और ए के बीच में बैठेगा, तो यहां पर क्या सब लिख सकते हैं, ए के। अब ये देखो 4 ये बैठा दिए और 4 ये बैठा दिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। अब सवाल में पूछ रखा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में, तो इनके बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जब लगातार 20 30 50 100 क्वेश्चन कर दोगे, तो आपको आसानी से बैठाना इस तरीके से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ब्लड रिलेशन से आते हैं आपके क्वेश्चन, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है ब्लड रिलेशन की, वो मैं आपको डाल दूंगा, पोस्ट भी डाल दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, आर इंटू एस का मतलब है आर एस का भाई है, टी इंटू वी प्लस जेड का निम्नलिखित में से कौन सा सत्य बनेगा, यहाँ से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, जब भी आपको अपर जनरेशन में आते हैं हमारे दादा नाना, इस तरीके से अपर जनरेशन में हमारे फादर आ गए, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, लोअर जनरेशन में आता है हमारा बेटा बेटी, ठीक है, भाई की लड़की, इस तरीके से। और जो हमारे जो सेम जनरेशन में आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे चाचा का लड़का हो गया, मेरा सगा भाई हो गया, बहन हो गया, ये क्या आते हैं, ये समकालीन होते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो टी इंटू वी जेड, देखो टी इंटू वी प्लस जेड, टी इंटू वी, इंटू का अर्थ क्या, यहां पर क्या दे रखा है, आर एस, आर इंटू एस का अर्थ है आर एस का भाई है, इसका मतलब टी जो है वी का भाई है, टी वी का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई और वी का हो जाएगा, इसका मतलब भाई का मतलब तो ये है प्लस का है, ये मेल है, और इसका नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। अब आगे देखते हैं, प्लस का जो निशान है इसमें क्या क्या रखा था, पहले वाला ऑप्शन देखेंगे, आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, आर एस की पुत्री है, इसका मतलब वी जेड की पुत्री है, वी जो है वो जेड की क्या है, पुत्री है, पता चल गया ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब इसका नहीं पता जेड मेल है या फीमेल है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे अब क्या क्या रखा है, टी जेड का चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा है, टी टी जेड का मामा मौसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, जब ये पुत्री है जेड की और ये दोनों भाई है, तो इसका मतलब ये भाई बहन है आपस में, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये चाचा ताऊ नहीं हो सकता, ये माँ हो सकती है और या पिता हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, टी जेड का पिता है, टी जो है ना, टी जेड का पिता है, बिल्कुल भी नहीं है, टी जो है जेड का पुत्र है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, टी जो है वो जेड का पुत्र है, टी जो है वो जेड का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
TZ का पुत्र है। ऑप्शन नंबर 4 देखो TZ का भाई है, TZ का भाई नहीं हो सकता, इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, एक बार पूरी देख लेना, आपको समस्या नहीं आएगी ब्लड रिलेशन में। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ब्लॉक को ये लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे, मार्जिन को। देखो K के बाद क्या आया है, L आया है, इसका मतलब क्या है JKL, तुरंत बाद वाला लिख दिया तो इसका मतलब एक ऐड कर दिया इसमें अल्फाबेट, तो L लिख दिया तो JKLMMNO आ जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड कर देंगे। C के बाद B लिखा है, एक अल्फाबेट पहले माइनस कर दिया, यहाँ पर एक ऐड किया था, तो इसी प्रकार यहाँ से क्या जाएगा GH, यहाँ पर आएगा H, फिर ये I से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, H आता है। इसी प्रकार यहाँ एक ऐड किया था, यहाँ एक माइनस कर दिया, OPGH L K लिख दिया, यानी KL, तो यहां पर क्या जाएगा Q। B को क्या लिख दिया इसने, B को लिखा है C, एक आगे वाला लिख दिया, तो यहां पर A को लिख देंगे क्या, B, ऐड कर दिया। अब यहां पर इसको माइनस करेंगे, इसका माइनस में करेंगे तो क्या जाएगा, L आ जाएगा, LM। इस तरीके से आपने कर देना है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, एक बार अल्फाबेट को बढ़ा दिया, एक बार घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, इस तरीके से आपने लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का, OHHQBL, OHHQBL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कथन देखते हैं, यहाँ पर सभी नीले सफेद हैं, तो सभी जो नीले हैं वो क्या आ जाएंगे, सफेद हैं, ठीक है। कुछ सफेद सलेटी हैं, तो कुछ सफेद हैं जो सलेटी हैं, यहां से नीले भी आ सकते हैं, उसमें वेन डायग्राम में हमने बना के देख लिया। तो यहां से निष्कर्ष देखते हैं, सभी सलेटी सफेद हैं, सभी सलेटी, क्या ये सभी सलेटी सफेद हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां से क्या बनता है, कुछ सलेटी सफेद हैं, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी सलेटी नीले हैं, सभी जो सलेटी हैं क्या ये नीले हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ सलेटी नीले हो सकते हैं, इसलिए आपका ये भी कैंसिल, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो जो निष्कर्ष निकलता है आपका, क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर 1, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ये हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अगर आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 39, सर्कल को ये लिख दिया तो हमें स्क्वायर को बताना है, कैसे लिखेंगे। देखो सर्कल को ये लिखा है, तो एक बार इसमें C को D लिख दिया, तो C को D लिखने का मतलब है यहां से एक बढ़ा दिया, इसी प्रकार हम यहां से क्या कर दिया, हमने S के बाद एक बढ़ा दिया T। इस तरीके से हम अल्फाबेट को इंक्रीज करते हुए चलेंगे, जिस तरीके से इसमें दे रखा है, और आपका आंसर क्या जाएगा, स्क्वायर को ये लिखा जाएगा। प्रैक्टिस करके देखना है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 का जो हो जाएगा ना, इसमें बताना है एक वेंचर एक शब्द है, वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये आपका फ्री का नंबर होता है। बिल्कुल आपने यहां पर देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में रेट लिख रखा है, RATE, ठीक है, यहां पर ए का प्रयोग किया गया है अल्फाबेट का, लेकिन अक्सर देखेंगे वेंचर में कहीं पर भी ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब ये जो है शब्द, इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता वेंचर से। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देना। दोस्तों ये जो किताब है ना, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, इसको रगड़ देना है। इसमें जितने भी है ना 20 जो मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, पहला हमने कंप्लीट कर लिया है, मैथ और रीजनिंग, इसमें से हरियाणा जीके, हिंदी, जो भी ऑप्शन है ना, इंग्लिश, सबको रगड़ देना, आपके जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपने उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपका लगातार कमेंट आ रहे थे सर कुछ करवाओ नया, और इस तरीके से मैंने आज जो है ना आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है। कल उम्मीद करता हूँ मैं इकट्ठे 2 आपको प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।